नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने एक फैसला दिया कल, और ये फैसला है गोहत्या के विरोध में, गोरक्षा के पक्ष में। उन्होंने संभलपुर, उत्तर प्रदेश के संभलपुर निवासी जावेद की जमानत याचिका ये कहते हुए रद्द कर दी कि इसने गोहत्या की है। और यहीं तक वो नहीं रुके, वो उससे आगे गए। उन्होंने कहा कि गोरक्षा हिंदुओं का मौलिक अधिकार होना चाहिए। सरकार संसद में एक विधेयक लाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। इसके अलावा उन लोगों के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाए जो गाय को नुकसान पहुंचाने की बात भी करते हैं। उन्होंने कहा कि जब देश की संस्कृति और आस्था कमज़ोर होती है तो देश कमज़ोर होता है। अब आप ये बताइए, ये सुनकर, ये फैसला सुनकर आपके मन में कोई सवाल आया, कुछ याद आया? जो लोग युवा हैं उन्होंने शायद पढ़ा होगा, उनको ठीक से याद नहीं होगा, लेकिन मेरी उम्र के जो लोग हैं या मुझसे बड़े हैं जो लोग, उनको याद होगा 7 नवंबर 1966। 7 नवंबर 1966 को संसद के बाहर गोली चली। किस पर चली? साधु संतों पर, गोरक्षकों पर। और पुलिस फायरिंग में मारे गए लोग, कितने मारे गए इसके बारे में कोई जानकारी पुष्ट नहीं है। आधिकारिक रूप से कहा जाता है कि 8 लोग मारे गए। जो अलग अलग अनुमान हैं वो 375 का है, 250 से 375, 2500 और 5000 तक का है। लेकिन ये कोई संख्या जो है पुष्ट नहीं है, इसलिए इसके बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। 1500 लोग गिरफ्तार हुए, कई सौ लोग घायल हुए। और साधु संतों पर इस तरह का, विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की सिविल डिस्टर्बेंस आज़ादी के बाद पहली बार हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू साधु संतों पर गोली चली। उस समय केंद्र में सरकार थी इंदिरा गांधी की। और ये ऐसा नहीं कि अचानक हो गया सब। गोरक्षा की बात करें तो मैंने जितनी खोज की है, मुझे जितना पता चला है, उसके हिसाब से गोरक्षा का पहला आंदोलन सन 1800 में शुरू हुआ था। और ये आंदोलन शुरू किया था सिक्किम की कूका प्रजाति ने। वहाँ से इस आंदोलन को आर्य समाज ने अपनाया। उसके बाद 1882 में पहली बार पंजाब में गोरक्षिणी सभा का गठन हुआ। और फिर 1857 के बाद जो आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसके बाद अगर कोई बड़ी घटना हुई तो वो 1893 में हुई, जब गाय के मुद्दे पर दंगे हुए। उसके बाद देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो संविधान निर्माताओं ने गोरक्षा को संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा, यानी नीति निर्धारक सिद्धांतों में उसको शामिल किया। ये उम्मीद थी कि सरकार आगे चलकर इस पर कानून बनाएगी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे देश के, और वो इस तरह के कानून के पक्ष में नहीं थे। जब इसकी मांग होने लगी, दबाव बढ़ने लगा, तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई बिल पास किया जाता है या ऐसी कोशिश होती है तो वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो इसलिए उनके रहते इस तरह का कोई बिल पास नहीं हुआ, ऐसा कोई कानून बना नहीं। उनके निधन के बाद 1965 में आंदोलन की रूपरेखा बनी कि गोरक्षा के लिए जो है देश भर में गोहत्या पर प्रतिबंध लगे, ये कानून संसद बनाए। इसकी मांग होने लगी। इसकी मांग के लिए दिल्ली में 1965 में एक बैठक हुई, जिसमें सनातन धर्म के 4 शंकराचार्यों में से 3 शंकराचार्य शामिल हुए इस बैठक में। इसमें राम राज्य परिषद के लोग शामिल हुए, इसमें हिंदू महासभा के लोग शामिल हुए, और इसमें आरएसएस के लोग शामिल हुए। तो पुरी के शंकराचार्य ने इस बैठक में कहा कि अगर आंदोलन को सफल बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी तो वो आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद ये तय हुआ
कि जो भी मंत्री नेता हैं कांग्रेस की सरकार के, उस समय कांग्रेस की ही सरकारें थी, उनका घेराव किया जाए, उन पर दबाव डाला जाए कि वो संसद में इस तरह का कानून बनाने के लिए सरकार को तैयार करें। फिर नवंबर 1965 में गो रक्षा समिति का गठन हुआ। इसी दौरान महाराष्ट्र के वाशिम में गो रक्षा आंदोलन को लेकर प्रदर्शन के दौरान दंगा हुआ और उसमें पुलिस फायरिंग में 11 लोगों की मौत हुई। जाहिर है दंगा जब हुआ तो उसमें दो पक्ष रहे होंगे, एक पक्ष तो हो नहीं सकता, और पुलिस और हिंदुओं के बीच में या गोरक्षकों के बीच में दंगा नहीं हो रहा था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। इस घटना के बाद इस आंदोलन में अभी जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो पुराना स्वरूप था जनसंघ, वो शामिल हो गई और फिर एक बैठक हुई जिसमें ये तय किया गया कि 7 नवंबर 1966 को संसद की ओर मार्च करेंगे और इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया मशहूर संत स्वामी करपात्री जी को। वो इस आंदोलन का उनसे कहा गया कि आप नेतृत्व कीजिए। सबसे सम्मानित प्रतिष्ठित संत थे, पूरे देश में उनकी मान्यता थी। ऐसा कहते हैं कि वो शंकराचार्य तो नहीं थे, लेकिन शंकराचार्य के बराबर का सम्मान था उनका। और ये भी बता दें कि 1967 के लोकसभा चुनाव से पहले इंदिरा गांधी उनसे आशीर्वाद लेने गई थी कि चुनाव में जीत मिले, और उनको आश्वासन देकर आई थी कि अगर चुनाव में जीत गए, हमारी सरकार फिर बनी, तो गोहत्या पर रोक के लिए संसद से हम कानून पास कराएंगे। वो उन्होंने किया नहीं कभी, ये अलग बात है। लेकिन 7 नवंबर 1966 को जो हुआ, जिस तरह से गोली चली और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया, सेना को बुला लिया गया। मांग क्या थी? एक कानून बनाने की कि गोहत्या पर रोक लगा दी जाए। आज हाई कोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि गो रक्षा हिंदुओं का मौलिक अधिकार होना चाहिए। संविधान के निर्माताओं ने इसे नीति निर्धारक निर्देशों में शामिल किया। इस गोलीबारी के बाद कई सौ लोग घायल हुए, 1,500 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जनसंघ के समय के जो अध्यक्ष थे बलराज मधोक, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा करनाल से सांसद थे रामेश्वरानंद, वो जनसंघ के सांसद थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। दरअसल जो बात भड़की उस दिन, वो उन्हीं के भाषण के बाद भड़की। उनको गोहत्या पर रोक के लिए उन्होंने संसद में कानून पास कराने के लिए, वो सांसद थे तो मुद्दा बार बार उठा रहे थे। इस पर उनको 10 दिन के लिए संसद की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे ये मांग करने पर निलंबित कर दिया गया है, आपको संसद में घुसना चाहिए। लोग बैरिकेड तोड़कर, साधु संत, नागा संत भी थे उसमें, घुसने लगे। पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। फिर 17 नवंबर या 20 नवंबर, इन 2 तारीखों में कई जगह अलग अलग मिलता है, 17 नवंबर या 20 नवंबर को प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और पुरी के शंकराचार्य आमरण अनशन पर बैठ गए। और ये कहते हैं कि उसी दौरान करपात्री महाराज जी ने जब साधुओं के शव उठाए जाने लगे तो उन्होंने इंदिरा गांधी को श्राप दिया कि जैसे गोलियों की बौछार से साधुओं की मौत हुई है, उसी तरह से आपकी भी होगी। अब ये उनके श्राप का असर समझिए, दूसरे कारण समझिए, जो भी समझिए, हुआ ऐसा ही। तो जब आमरण अनशन पर बैठे तो फिर से एक बार सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। इन दोनों संतों के साथ साथ और कई लोग आमरण अनशन पर बैठे। जो और लोग बैठे थे उनमें से कई लोगों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, जबरन उनका आमरण अनशन तुड़वा दिया गया। लेकिन ये जब लगा कि पुरी के शंकराचार्य और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का ये अनशन नहीं टूटेगा और इनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, तो इंदिरा गांधी ने वाई चौहान को, जो उस समय यशवंत राव बलवंत राव चौहान जो उस समय गृह मंत्री थे। हाँ, एक बात बताना ज़रूरी है कि जब ये आंदोलन हुआ उस समय गुलजारी लाल नंदा देश के गृह मंत्री थे और वो इस आंदोलन के समर्थक थे। इस फायरिंग से वो दुखी थे,
लेकिन इस सारे घटनाक्रम का दोष उन पर मढ़ते हुए, उनकी अक्षमता पर मढ़ते हुए इंदिरा गांधी ने उनको मंत्री पद से हटा दिया। उसके बाद वाई बी चौहान को गृह मंत्री बनाया गया। वाई बी चौहान गए, मिले पुरी के शंकराचार्य और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और जो लोग बैठे थे, और उनको ये आश्वासन दिया कि सरकार ने तय किया है कि संसद के अगले सत्र में गो हत्या पर रोक के लिए देशव्यापी कानून लाया जाएगा, उसके लिए बिल लाया जाएगा, विधेयक लाया जाएगा। इस आश्वासन पर संतों ने अनशन तोड़ दिया, लेकिन वो आश्वासन कभी सरकार ने पूरा नहीं किया। सिर्फ अनशन खत्म कराने के लिए ये झूठ बोला गया था। इस पूरी एक घटना का तत्काल तो कोई राजनीतिक असर नहीं हुआ, लेकिन 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, याद रखिए 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। 1971 में जब इंदिरा गांधी ने मध्यावधि चुनाव कराया तो उसके बाद से यह क्रम टूटा। तो 67 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब हो गई, उसका वोट शेयर गिरा, उसकी सीटें गिरी, बमुश्किल केंद्र में सरकार बन पाई। आखिर में जब 1969 में पार्टी में टूट हुई तो वामपंथी दलों का सहारा लेना पड़ा कांग्रेस को। लेकिन 67 में एक और चीज़ हुई कि पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। ये उस आंदोलन का भी असर था। बहुत से फैक्टर और थे, लेकिन उस आंदोलन का गहरा प्रभाव था। इससे इंदिरा गांधी को लगा कि इस मुद्दे पर कुछ करना चाहिए। या बात की जो परिस्थिति है, अब हम हाइंडसाइट में देखते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ये लगता है कि सिर्फ उन्होंने बेवकूफ़ बनाने के लिए या टालने के लिए या एक छलावे के तौर पर ये फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं जो इस बात पर विचार करेगी कि क्या पूरे देश में एक साथ गो हत्या पर रोक का कानून लाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया कुछ ही समय पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हुए जस्टिस A.K. सरकार को। इस कमेटी में 2 मुख्यमंत्री रखे गए, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के D.P. मिश्रा। इसके अलावा 4 नौकरशाह रखे गए। V. कुरियन जो उस समय नेशनल डेयरी बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको रखा गया। अशोक मित्रा जो इकोनॉमिस्ट थे, उनको रखा गया। और गोरक्षकों से, संतों से कहा गया कि आप अपनी ओर से 3 लोगों का नाम सुझाइए। तो उनकी ओर से जो 3 नाम सुझाए गए, उनमें पहला नाम था पुरी के शंकराचार्य का, दूसरा नाम था RSS के उस समय सरसंघचालक MS गोलवलकर गुरुजी का, और तीसरा नाम था RP मुखर्जी का, रिटायर्ड जज थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बड़े भाई थे। ये 3 लोग इस कमेटी में शामिल हुए। लेकिन ये कमेटी तो बना दी गई, इसको समय सीमा इसकी रखी गई 6 महीने की। 6 महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन वो कमेटी का कार्यकाल बढ़ता रहा और कमेटी कुछ कर नहीं रही थी। ये देखते हुए जुलाई 1968 में ये जो 3 सदस्य शंकराचार्य जी और सरसंघचालक और मुखर्जी साहब थे, इन तीनों ने इस्तीफा दे दिया इस कमेटी से। लेकिन ये कमेटी बनी रही, इसको एक्सटेंशन मिलता रहा, बिना कुछ किए एक्सटेंशन मिलता रहा। इस कमेटी को भंग किया मोरारजी देसाई की सरकार ने 1979 में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और ये विडंबना कहिए या इसको क्या कहें, मुझे इसके लिए शब्द खोजने में मुश्किल हो रही है। तो 1969 में 69 में मतलब कांग्रेस में विभाजन हो गया, पार्टी सिंबल फ्रीज हो गया। नया पार्टी सिंबल लेना था इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी के लिए, अपने फैक्शन के लिए। 1971 के चुनाव के लिए उन्होंने जो नया सिंबल लिया, चुनाव चिन्ह लिया, वो गाय बछड़े का लिया। उस सेंटिमेंट को वो भुनाना चाहती थी, लेकिन उस सेंटिमेंट के साथ जो मांग जुड़ी थी उसको मानने को तैयार नहीं थी। 55 साल से ये मुद्दा, संतों की इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी देश में कानून नहीं बन सका।
क्यों नहीं बन सका? उस समय तो 80% से भी ज़्यादा थी हिंदुओं की आबादी, आज भी 78% है। हाई कोर्ट का जज कह रहा है गोरक्षा हिंदुओं का मौलिक अधिकार होना चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति इससे होने नहीं दे रही है, उसे होने नहीं दिया। हाँ, इस बीच में जनवरी 1967 में इंदिरा गांधी ने एक और काम किया था। उन्होंने राज्यों से कहा कि जो राज्य बनाना चाहते हो इस तरह का कानून अपने राज्य में, वो बना सकते हैं। तो इसलिए कई राज्यों में 20 या 24 राज्यों में इस तरह का कानून है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। और हाई कोर्ट इतने पर ही नहीं रुका। हाई कोर्ट ने कहा कि जीवन रक्षा बड़ा अधिकार है जीवन लेने से, यानी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। हाई कोर्ट ने यह कहा कि जीव के लिए जीव हत्या का अधिकार नहीं मिल सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जब जब अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूले हैं, तब तब विदेशी आक्रमणकारियों ने हम पर हमला किया है और गुलाम बनाया। और इसके साथ ही उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए तालिबान में क्या हो रहा है, उससे सबक लेने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इससे सबक लेगी? सवाल ये है कि साधु संतों की वो कुर्बानी, 55 साल पहले दी गई कुर्बानी, क्या आज इस उद्देश्य को हासिल करने में सफल होगी, या उनकी कुर्बानी अब भी बेकार चली जाएगी? सरकार के पास दो आधार हो गए, एक संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गोरक्षा की बात, और दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम ज़रूर और जल्दी उठाएगी। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब अगली मुलाकात होगी सुबह 5 बजे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।